सभी को नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है देश की। तो इस विषय में कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में थे और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि क्या इसका असर पड़ेगा और इसकी ज़रूरत क्यों है। भारत की शिक्षा नीति कैसी हो और इसके लिए हम थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे, अतीत में, पास्ट में इसकी मॉडिफिकेशन और इसकी शुरुआत की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपको हमारा गौरवशाली इतिहास पता है, लेकिन एक फैक्ट मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। लॉर्ड मैकाले, जिसको ब्रिटिश पीरियड में पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम को, हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसका मकसद क्या था, उसके अंतःमन का छल क्या था, हमें समझने की जरूरत है। मैं एक कोटेशन आपको शेयर करता हूं, समझेंगे जरा यहां से। ये आपके सामने ये एक लेटर है जो उसने कोट किया था अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में। डेट इसमें मेंशन है 2 फरवरी 1835। अब लॉर्ड मैकाले क्या कहता है, समझे जरा। आई हैव ट्रेवल्ड across the length and breadth of India, and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indian thinks that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. उसका मकसद क्या था। इस कन्वर्सेशन में क्लियर कट है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत हद तक विकसित था। और अगर हम और पीछे जाते हैं तो आप समझने की कोशिश करो, ब्रिटिश का या अंग्रेजों का रूल्स क्या था। उनकी तो चाह यही थी, उनको एक स्किल्ड लेबर चाहिए थे, उनको एक क्लर्क चाहिए थे जो उनकी चीज़ों को फॉलो कर सके। हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम कहीं ज़्यादा विकसित था। हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, हम वर्ल्ड के लीडर थे। और अगर आप थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाते हैं तो इन्होंने तो कुचक्र किया है। इन्होंने सिर्फ एक कुचक्र किया कि हमने जो एजुकेशन सिस्टम हो, इस कदर उनकी कोशिश थी कि एजुकेशन सिस्टम को इस कदर ला दो जिससे जो एंटरप्रेन्योरशिप थी, जो लीडरशिप थी, जो हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और गौरवशाली हमारे अतीत में जो हमें गर्व होता था, उससे इनको दूर करो, इनको सिखाओ, इनको बताओ कि जो ब्रिटिश है वो सबसे अच्छे हैं, लैंग्वेज इंग्लिश अच्छी है, लिटरेचर इंग्लिश अच्छा है और ये ज़्यादा डेवलप्ड और विकसित हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा और गौर करो तो इन्होंने तो एक प्लानिंग के साथ इनको हम पे रूल करना था, राज करना था। इन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को तोड़ा और हमारे गौरवशाली जो इतिहास है, हमारा जो गौरवशाली एजुकेशन सिस्टम था, हम वर्ल्ड लीडर थे, हमारा गोल्डन एरा था। अगर आपने 2 नाम सुने हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी का, नालंदा यूनिवर्सिटी का। और पीरियड क्या है आप सोचो, 400-500 BC बिफोर क्राइस्ट तक्षशिला डेवलप था। कौटिल्य ने, चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको और अच्छे से विकसित किया था। मैं यात्री का नाम बोलूँगा, ये एविडेंस के साथ है। चाइना के जो चीन के यात्री था जिसको हम वेनसोंग के नाम से जानते हैं, उसने इसको विजिट किया, अपनी किताब में इसको उल्लेख किया है। हुड ने इसको फिर डिस्ट्रॉय किया। लगभग 1000 साल तक वह वर्ल्ड का सबसे बड़ी, सबसे विकसित यूनिवर्सिटी रही है। इसी तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में रहा,
वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा विकसित हमारी यूनिवर्सिटी थी। हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा था, हमारी गुरुकुल की परंपराएं कितनी अच्छी थी, वहां से एंटरप्रेन्योरशिप आती थी, स्किल्ड आती थी, सारी चीजें होती थी। और धीरे धीरे हमारे यहाँ जब ब्रिटिश आए तो इन्होंने इन चीज़ों को धीरे धीरे इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की। एक प्लानिंग के तहत हमारे सारे एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया। आपने सुना होगा जब 1197 में नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था, तुर्किश बख्तियार खिलजी ने उसको डिस्ट्रॉय किया था। 3 महीने तक वो नालंदा विश्वविद्यालय जला था। हमारी अस्मिताओं को, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इनको डिस्ट्रॉय करने का कुचक्र किया गया। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूंगा, हमारा जो संघर्ष रहा है, हमारा इतिहास जो संघर्षों का रहा है, आपने लाइनें सुनी हैं इकबाल की कि आज की डेट में भी अगर हम कुछ हैं, आज की डेट में भी अगर हमारा वजूद है, तो आपने बहुत से नाम सुने होंगे। 2 लाइन उसकी रही है इकबाल की, मिस्र रोम यूनान सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमें हमारी चीजों को, जो हमारे संघर्ष, जो हमारे पूर्वज थे, इन्होंने इतनी ढंग से इनको बचा के सहेज के रखा कि आज भी हमारे में टैलेंट है। और अगर हम बात करेंगे, आपको पता है कोई भी बदली आए सूरज को दबा नहीं सकती। जो अगर हमारा पास्ट, हमारा अतीत गौरवशाली था, हमें टैलेंट था, तो इन चीजों को कोई रोक नहीं सकता। आज भी आपको पता है, आप सोचो, एक एग्जाम्पल को कोट करना चाहूंगा। हम जिस देश की नकल करते हैं, अमेरिका जो वर्ल्ड पावर आपको लगता है, इसकी पैदाइश हिंदुस्तान की चाह में हुई थी। कोलंबस ने आज से 500 साल पहले अमेरिका को डिस्कवर किया था। वो ढूंढने निकला था इंडिया, वो हिंदुस्तान ढूंढने निकला था, और आज हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आप अपने को पहचानो, आप अपने पास्ट को देखो, अपने गौरवशाली इतिहास को पहचानो। आप वर्ल्ड लीडर थे, 1000 वर्ष तक पूरे विश्व में आपका नाम था, आपका सम्मान था। आप इन चीजों को पहचानो, और धीरे धीरे चीजें मॉडिफाई हो रही हैं। आज भी अगर हम टैलेंट्स की बात करें तो गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्या नडेला है। आज भी नासा में जो 40% साइंटिस्ट हैं वो इंडियन है। अमेरिका में अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वहाँ पे 30 to 40% जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं वो इंडियंस हैं। यानी इंडियन में टैलेंट्स तो है, बट आपको समझने की ज़रूरत है। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके 3 सबसे बेहतरीन पॉइंट्स जो मैं मेंशन करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट्स कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में हो, वो क्षेत्रीय भाषा में हो, और बच्चों पे स्कूल में जो प्राइमरी 3 साल के बाद से 4-5 साल के जो बच्चे हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करना है। उनको किताबों का बोझ नहीं होना चाहिए, उनके अंदर कलात्मकता आया, उनके अंदर थोड़ा समझने की, प्रतिक्रिया देने की क्षमता हो, और वो मस्ती से अपनी खुद की भाषा, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में चीज़ों को समझे। ये बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन होगा जो स्वागत योग्य है। ये पहला विषय। और जो 6 से 12 तक के जिसको पार्ट में बांटा गया है, 6, 7, 8 की एक पार्ट है, और 9 से लेकर 12 ये 4 साल का एक पार्ट है। उस बीच में भी बच्चों को एजुकेशन में किताबों के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी गार्डनिंग कैसे होगी, अगर उनकी इच्छा एग्रीकल्चर में है तो एग्रीकल्चर भी सीखे। उनको अगर उनकी इच्छा, अगर हमें कुछ और स्किल्ड जैसे इलेक्ट्रिशियन है या कोडिंग है या कंप्यूटर है, तो वह भी वोकेशनल कोर्सेस भी उनको आना चाहिए, समझना चाहिए। और सबसे बड़ा विषय इसमें यह है कि जो 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम्स का जो प्रेशर रहा है, इस प्रेशर को कम किया गया है। डिग्री या परसेंटेज के चक्कर में और डिग्री के पीछे पूरा का पूरा जो हमारी जनरेशन है वो पीछे पड़ रही है, सिर्फ रटने की कोशिश कर रही है, और यहाँ से उनको माइंड विकसित नहीं हो रहा। तो बोर्ड का प्रेशर भी कम होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे, और उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है,
जो लीडरशिप है और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ साथ वो अपने इंटरेस्ट के टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। वो केमिस्ट्री के साथ कोडिंग भी सीख सकते हैं, वो मैथमेटिक्स के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं, यानी हर तरीके से उनमें उनका इंटरेस्ट और पढ़ाई, यह चीज़ें साथ साथ होंगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अंत में 12th के बाद जो डिग्री कोर्सेस होते हैं वहाँ पे एक सिस्टम होगा, एक एग्ज़ाम्स होगा पैन इंडिया में जो यूनिफॉर्मिटी एक्सप्लेन करेगा। रिसर्च के लिए भी अलग से एक फेडरेशन होगी और जो सबको एक साथ यूनिफॉर्मिटी करेगी। तो ये बहुत अच्छे चेंजेस और परिवर्तन हैं आने वाले समय में हमें दिखेंगे। ये सब चीज़ें काफ़ी सकारात्मक है। और अंत में मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने को पहचानिए। हमारा अतीत सर्वश्रेष्ठ था तो आने वाली सदी भारत की होगी। हम फिर से विश्व गुरु के शिखर पे पहुंचेंगे। और जो ये नई शिक्षा नीति है इनमें ये सारी संभावनाएं दिख रही हैं। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप श्रेष्ठ मनुष्यों की संतानें हैं। हमें गौरवशाली, हमारे इतिहास पे हमें गर्व है। हम पुनः वो जो हमारा श्रेष्ठ अतीत था हम पुनः उसको स्थापित करेंगे। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।